Hello friends, today I am going to discuss the question paper of MPPSC 2022. So let's get start. सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन इज द बीना रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो बीना रिवर है वो कौन से रिवर का ट्रिब्यूटरी है। ए ऑप्शन है बेतवा, बी धसान, सी बेबास एंड डी बनास। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बेतवा रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट रिसीव्स हायर रेनफॉल ड्यूरिंग द रेनी सीजन। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ये जो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं तो इनमें रेनी सीजन के टाइम पे हायर रेनफॉल किस डिस्ट्रिक्ट को रिसीव होता है। ए ऑप्शन है नरसिंहपुर, बी मंदसौर, सी मंडला एंड डी छतरपुर। देखिए क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको थोड़ा सा जो मॉनसून का पैटर्न है वो याद रखना होगा। ये सपोज करिए एमपी का यदि मैप है तो एमपी में 2 तरह से बारिश आती है। एक अरेबियन सी से जो मानसून आता है एंड सेकंड वन इज बे ऑफ बंगाल ब्रांच से मानसून आता है। तो एमपी का जो ईस्टर्न एरिया है वो ज़्यादा रेनफॉल रिसीव करता है या कंपैरेटिवली जल्दी रेनफॉल रिसीव करता है। तो यहाँ पे ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं नरसिंहपुर, मंदसौर, मंडला, छतरपुर, इन चारों ऑप्शन में से जो सी ऑप्शन है मंडला, ये रिलेटिवली ईस्टर्न साइड पे है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मंडला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स हैज मेड ए डीप गॉर्ज बिटवीन द अखरानी एंड मथवार हिल्स। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि जो अखरानी और जो मथवार हिल्स हैं तो इन दोनों जो हिल्स हैं इनके बीच में कौन सी ऐसी रिवर है जो डीप गॉर्ज का फॉर्मेशन करती है। ए चंबल, सोन, कैन एंड नर्मदा। दोस्तों ये अखरानी बड़वानी जो हिल्स हैं ये आपके बड़वानी एरिया के आसपास हैं। तो यहाँ पे चंबल और सोन रिवर तो फ्लो करते नहीं है, कैन रिवर भी नहीं फ्लो करता है। तो नर्मदा करेक्ट ऑप्शन है। सो इस तरह से थर्ड का डी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया एज अ परसेंटेज ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया। क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं इनमें से ऐसी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जिसमें फॉरेस्ट एरिया का जो परसेंटेज है वो मैक्सिमम है। ओके, सो ए ऑप्शन इज रतलाम, बी श्योपुर, सी उज्जैन एंड डी इंदौर। फोर्थ क्वेश्चन करेक्ट ऑप्शन है बी श्योपुर। बाकी सारे ये जो डिस्ट्रिक्ट हैं इंदौर, उज्जैन काफ़ी डेवलप हैं, रतलाम भी कंपैरेटिवली ठीक है। नॉर्दर्न एरिया में श्योपुर है जहाँ पे फॉरेस्ट एरिया का जो परसेंटेज है वो मैक्सिमम है। यहाँ पे 5th क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर सोर्स ऑफ इरिगेशन इन मध्य प्रदेश। लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश में इरिगेशन के जो मेजर सोर्स हैं वो क्या क्या हैं। ए ऑप्शन है पॉन्ड्स एंड लेक्स, बी कैनाल्स एंड रिवर्स, सी कैनाल्स एंड पॉन्ड्स एंड डी वेल्स एंड ट्यूबवेल्स। सो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि मध्य प्रदेश में जो कुएं हैं और जो ट्यूबवेल्स हैं इनसे ज़्यादा इरिगेशन होता है। तालाब तो ज़्यादा नहीं है, कहीं कहीं पे हैं, झीलें भी ज़्यादा नहीं है, सभी जगह पे कैनाल्स भी नहीं है या सभी जगह पे रिवर्स भी नहीं है, ठीक है। लेकिन जो कुएं हैं और जो ट्यूबवेल्स हैं ये लगभग सभी जगह आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह से 5th क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वेल्स एंड ट्यूबवेल्स मतलब कुएं और जो ट्यूबवेल्स हैं वो मध्य प्रदेश में इरिगेशन के लिए मेजर सोर्स हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट एंड देयर लोकेशन इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पे 2 सेट दिए गए हैं, एक तरफ इरिगेशन प्रोजेक्ट का नेम है एंड अनदर तरफ डिस्ट्रिक्ट का नेम दिया गया है। तो हमें इनमें से मैचिंग करके ये पता करना है कि कौन सा जो पेयर है वो गलत दिया हुआ है। सबसे पहले लिखा हुआ है बारना इरिगेशन प्रोजेक्ट रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है, ये करेक्ट ऑप्शन है। कोलार इरिगेशन प्रोजेक्ट सीहोर में, ये बात भी सही है। सुक्ता, बेतुल, दोस्तों ये 6 का ये जो ऑप्शन है बेतुल ये गलत लिखा हुआ है एंड द नेक्स्ट वन इज पुनासा खंडवा, ये बात भी सही है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया हुआ है। क्वेश्चन 7 लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग आयरन ओर इन मध्य प्रदेश इज नॉट करेक्ट। तो 4 बातें दी गई हैं और इनमें से हमको ये पता करना है कि एक ऑप्शन गलत दिया हुआ है रिगार्डिंग आयरन ओर, मतलब जो लोहे का जो अयस्क होता है मध्य प्रदेश में उसमें से ऐसी कौन सी बात है जो गलत दी गई है। यहाँ पे लिखा हुआ है लिखा हुआ है मध्य प्रदेश रैंक्स 3rd इन द कंट्री इन द प्रोडक्शन ऑफ आयरन ओर, मतलब मध्य प्रदेश का 3रा स्थान है
लौह अयस्क के उत्पादन में। जी नहीं, ये गलत बात लिखी हुई है पहले ही। दूसरा देखते हैं, लिखा है द हेमेटाइट डिपॉजिट्स आर इन दी नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ जबलपुर डिस्ट्रिक्ट। जबलपुर डिस्ट्रिक्ट का जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वहां पे हेमेटाइट जो ओर है इसके डिपॉजिट्स हैं, तो सही बात है। नेक्स्ट लिखा है कंटेंट ऑफ माइका एंड सिलिका इज हाई इन दीज डिपॉजिट्स। ये बात भी सही है कि ये जो हेमेटाइट के डिपॉजिट्स हैं यहाँ पे माइका और सिलिका का जो कंटेंट है वो ज्यादा है। एंड द नेक्स्ट वन इज द आयरन ओर रिजर्व्स हैव बीन रिड्यूस आफ्टर द सेपरेशन ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट। मतलब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ स्टेट का फॉर्मेशन होने के बाद एमपी में जो आयरन के रिजर्व्स हैं वो रिड्यूस हो गए हैं, तो ये ऑप्शन भी सही है। तो सेवेंथ का आपका ए ऑप्शन गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सॉइल्स ऑफ मध्य प्रदेश। चार ऑप्शन दिए गए हैं और यहाँ पे हमको ये बताना है कि कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट का हमको पेयर पता करना है 8th क्वेश्चन के लिए। सबसे पहले हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है रेड एंड येलो सॉइल्स आर देयर इन बघेलखंड। ठीक है, हमको सारी बातें पता करना है, करेक्ट ऑप्शन हमको यहाँ पे ढूंढना है। तो ये जो पहली बात दी गई है कि बघेलखंड एरिया में रेड एंड येलो सॉइल्स प्रेजेंट है, तो ये सही बात दी हुई है। ठीक है, दूसरी बात लिखी हुई है कि रेड एंड येलो सॉइल्स हैव हाई फर्टिलिटी। नहीं, ये बात गलत है। रेड एंड येलो सॉइल्स की कंपैरेटिवली जो अदर सॉइल्स होते हैं उनके कंपैरिजन में हाई फर्टिलिटी तो नहीं होती है, तो ये यहाँ पे गलत दिया हुआ है। ठीक है, थर्ड लिखा हुआ है डी ब्लैक सॉइल इज फाउंड इन मालवा प्लेटो। ठीक है, अब जो डेक्कन प्लेटो है वहां पे ब्लैक सॉइल प्रेजेंट है, मालवा प्लेटो पर भी ब्लैक सॉइल है, तो ये मालवा प्लेटो पे डी ब्लैक सॉइल होता है, तो ये बात सही लिखी हुई है। फोर्थ लिखा हुआ है एलुवियल सॉइल इज फाउंड इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो ये बात भी सही है कि मध्य प्रदेश का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है जहाँ पे आपका मालवा प्लेटो देखने को मिलेगा, तो वहां पे एलुवियल सॉइल मिल जाएगी। तो ठीक है, ये बात भी सही है। अब ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पे मैंने बताया आपको सेकंड ऑप्शन गलत है, तो हमको एक ऐसा ऑप्शन फाइंड करना है जिसमें सेकंड नहीं होना चाहिए, और ये 3 ऑप्शन में सेकंड है, मतलब ये 3 ऑप्शन नहीं हो सकते हैं। ओके, तो डी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा 1, 3 एंड 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज लार्ज मैग्नीज रिजर्व। अब दोस्तों हमको यहाँ पे ये जो 4 जो डिस्ट्रिक्ट के पेयर दिए गए हैं इनमें से हमको ये बताना है कि मैग्नीज का रिजर्व किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा है। बालाघाट, ये सही बात है। नीमच, सागर, दमोह, इन 4 डिस्ट्रिक्ट के कंपैरिजन में बालाघाट में जो मैग्नीज के रिजर्व हैं वो सबसे ज्यादा हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो नॉट करेक्ट पूछा गया है। चलिए देख लेते हैं कौन सी बात सही नहीं लिखी हुई है। पहला लिखा हुआ है टेम्परेचर इन नॉर्दर्न पार्ट्स बिकम्स लो इन कंपैरिजन टू सदर्न पार्ट्स इन विंटर सीजन। जी हाँ, ये सही बात लिखी हुई है, क्योंकि जो नॉर्दर्न एरिया है इंडिया का वहां पे आपका हिमालय माउंटेन देखने को मिलता है, तो इस कारण एमपी के जो नॉर्दर्न पार्ट्स हैं वहां पे टेम्परेचर रिलेटिवली कम रहता है विंटर सीजन में एज कम्पेयर टू सदर्न पार्ट्स। ओके, नेक्स्ट लिखा हुआ है द सदर्न ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द स्टेट रिसीव्स रिलेटिवली हायर रेनफॉल। ये बात भी मैंने अभी आपको बताई थी कि एमपी का जो ईस्टर्न एरिया है वहां पे ज्यादा बारिश होती है अदर एरियाज के कंपैरिजन में, क्योंकि वहां पे बे ऑफ बंगाल जो मॉनसून की ब्रांच है उसके कारण ज्यादा बारिश होती है। तो बी ऑप्शन भी करेक्ट है। लिखा हुआ है टेम्परेचर रिमेन्स लो इन मोरेना एंड दतिया डिस्ट्रिक्ट ड्यूरिंग समर सीजन। नहीं, ऐसा तो नहीं है, ये गलत है। एंड द लास्ट लिखा हुआ है जनरली द विंटर सीजन इज ड्राई। मतलब लिखा हुआ है कि सर्दियों का सीजन जनरली सूखा होता है, बारिश नहीं होती, तो ये बात भी सही है। तो जो 10th क्वेश्चन है इसका सी ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया हुआ है, बाकी सारे ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है फ्रॉम विच आर्टिकल डज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिराइव हिज एंड हर पार्डनिंग पावर। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट हैं इनको एक विशेष पावर होती है, ये किसी को भी माफ कर सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं। तो ऐसी जो पावर है कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट को मिलती है? आर्टिकल 72 ए ऑप्शन है, आर्टिकल 71 बी ऑप्शन है, और थर्ड लिखा है आर्टिकल 73, और डी ऑप्शन लिखा हुआ है यहाँ पे आर्टिकल 74। आर्टिकल 72 करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि आर्टिकल 72 के थ्रू जो प्रेसिडेंट हैं उनको
कोई भी जो पर्सन है जिसने कोई हीनियस क्राइम करा है और उसको क्षमा कर सकते हैं, वो पार्डनिंग पावर रहती है प्रेसिडेंट के पास। तो 11th का ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन 12 लेट्स सी, लिखा हुआ है क्वेश्चन 12, हु सेड द फॉलोइंग वर्ड्स। लिखा हुआ है कि ऐसा स्टेटमेंट फंडामेंटल राइट, मतलब जो मूल अधिकार होते हैं हमारी कंट्री में, जो कि जो सिविलियंस हैं, सिटीजन्स हैं, उनको दिए गए हैं, तो ऐसे जो वर्ड्स हैं ये किस पर्सन का स्टेटमेंट है, ऐसा किसने कहा था। लिखा हुआ है ए फंडामेंटल राइट शुड बी लुक्ड अपॉन नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू of any particular difficulty of that moment, but as something that you want to make permanent in this constitution। काफी सारी इंग्लिश है, चलिए सिंपल करके बताऊं तो इसमें ये लिखा हुआ है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं इसको इस तरह से नहीं देखना चाहिए कि ये उस पर्टिकुलर मोमेंट पे कोई कठिनाई के कारण इनको इंक्लूड करा गया था, बल्कि ये एक इस तरह की कंडीशन है, एक ऐसी चीज है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन में परमानेंट बनाने के लिए किया गया है। ठीक है, तो ऐसा जो 4 ऑप्शन है ये किसने दिया हुआ है। ए ऑप्शन है जस्टिस PN भगवती, बी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर राधाकृष्णन एंड डी डॉक्टर BR अम्बेडकर। जवाहरलाल नेहरू का ये स्टेटमेंट है कि जो फंडामेंटल राइट है इसको हमें उस नज़र से नहीं देखना चाहिए कि उस क्षण में कोई विशेष कठिनाई थी इस कारण इनको इंक्लूड करा गया। ये एक ऐसी चीज़ है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग जब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो रहा था तो उसको परमानेंट बनाया गया था। ठीक है, तो ऐसा स्टेटमेंट जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द प्रोविजन रिलेटेड टू इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, अब इम्पीचमेंट मतलब प्रेसिडेंट की छुट्टी कर दी जाती है, महाभियोग होता है इम्पीचमेंट। तो लिखा हुआ है कि ये जो प्रोविजन है प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग ये किस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में दिया गया है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ओके, तो लिखा हुआ है ए ऑप्शन है आर्टिकल 53, आर्टिकल 73, आर्टिकल 61 एंड आर्टिकल 72। तो इन 4 में से आप ये ध्यान रखिएगा कि जो आर्टिकल 61 है इसके तहत कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट की बात की गई है, मतलब उन पे महाभियोग लगाने की बात की गई है। क्वेश्चन 14 लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेनिफिट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड फॉरेन ट्रेड। मतलब यदि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और फॉरेन ट्रेड होता है तो किसी कंट्री में क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, तो हमको ये बताना है। ठीक है, लिखा हुआ है इंक्रीज्ड कंपटीशन, मतलब उस पर्टिकुलर कंट्री में कंपटीशन बढ़ जाएगा, तो ये सही बात है। दूसरा लिखा है रिड्यूस्ड अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स। अब ये तो नहीं हो सकता, किसी भी कंट्री में यदि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है या फॉरेन ट्रेड हो रहा है तो वहाँ पे जो अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स है या जो सामान है या जो माल है वो ज़्यादा मिलेगा, कम नहीं मिलेगा, तो ये गलत लिखा हुआ है। थर्ड ऑप्शन लिखा हुआ है डिक्रीज्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी ना कि घटेगी, तो ये बात भी गलत लिखी हुई है। एंड डी ऑप्शन है हायर अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स, ये बात भी गलत है। यदि किसी कंट्री में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और फॉरेन ट्रेड्स होता चला जा रहा है तो एम्प्लॉयमेंट रेट्स बढ़ेंगे ना कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स हायर होगा, तो ये ऑप्शन भी गलत दिया हुआ है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है 14 का ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इन विच ईयर द रिजर्व बैंक नेशनलाइज्ड, रिजर्व बैंक को नेशनलाइज्ड किस ईयर में किया गया था। क्वेश्चन 15 यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है, 1949 को रिजर्व बैंक को नेशनलाइज्ड किया गया था। क्वेश्चन 16 लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ट्रांसफर ए जज ऑफ हाई कोर्ट फ्रॉम द कोर्ट टू अनदर। सबसे पहले तो मैं इसका मतलब बता देता हूं। लिखा हुआ है कि ये जो 4 आर्टिकल दिए हुए हैं इनमें से किस आर्टिकल के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात कही गई है कि जो प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कोर्ट के जो CJI हैं उनसे कंसल्टेशन करने के बाद हाई कोर्ट का जो जज है उसको किसी अनदर हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ऐसी जो बात है ये किस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में कही गई है, तो यहाँ पे आप ये बात ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 222 ये बात सही है। आर्टिकल 222 में इस तरह की बात की गई है कि प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के जो CJI हैं उनसे कंसल्टेशन करने के बाद किसी जज का किसी दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं।
क्वेश्चन लिखा हुआ है व्हेन डिड नेहरू इंट्रोड्यूस द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, मतलब जो संविधान को बनाने वाली जो सभा थी, तो वहां पे JLN जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मतलब उद्देश्य जो प्रस्ताव था वो किस पर्टिकुलर डेट को इंट्रोड्यूस करा था, कब लेके आए थे। तो यहाँ पे जो 17 ऑप्शन है, डी ऑप्शन करेक्ट है। 13 दिसंबर 1946 को ऐसा हुआ था। क्वेश्चन 18 लिखा हुआ है द 91th अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लिखा हुआ है कि 91th मतलब जो 91 नंबर पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट की गई थी, तो उसमें क्या बात की गई है, चलिए देख लेते हैं। पहला ऑप्शन लिखा है सीलिंग ऑफ द साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है या जो हमारी कंट्री में मंत्री परिषद होती है, तो उनका जो नंबर है उसको सील कर दिया जाता है, सीमित कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। ये बात सही लिखी हुई है दोस्तों, यही बात सही लिखी हुई है। 91 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, तो उसमें जो मंत्री परिषद है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, तो उसकी साइज के ऊपर कैप लगा दिया गया था। पहले होता था कि बहुत सारे मिनिस्टर्स बना दिए जाते थे, लेकिन 91 कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट आया था, तो जो उसमें मिनिस्टर थे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थे, तो उस पर कैप लगा दिया गया था कि आप सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन के से ज्यादा आप मतलब ज्यादा मिनिस्टर नहीं बना सकते। ठीक है, तो जो बाकी सारे ऑप्शन है, नो इनहेंसमेंट ऑफ सीट्स लिखा हुआ है, लोकसभा या जो विधानसभा की जो सीट्स हैं आप वो 2026 तक नहीं बढ़ा सकते, गलत बात लिखी हुई है। लिखा हुआ है बाइफर्केशन ऑफ द नेशनल कमीशन ऑफ SC एंड ST। SC ST का जो नेशनल कमीशन है उसको बाइफर्केट किया गया था, 2 पार्ट में डिवीजन कर दिया था, ये बात भी गलत लिखी है। और नन ऑफ दी अबव, ये भी गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे 18 का A ऑप्शन करेक्ट है। 91 कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट हुआ था, तो वहां पे काउंसिल ऑफ जो मिनिस्टर था उसके ऊपर उनकी जो नंबर था, साइज था, तो उसके ऊपर कैप लगा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 लिखा हुआ है विच एक्ट एस्टेब्लिश द डायरकी सिस्टम इन द प्रोविंस। लिखा हुआ है कि ऐसा कौन सा एक्ट था जिसके थ्रू जो प्रोविंसेस थे या जो प्रांत थे वहां पे डायरकी सिस्टम या द्वैध शासन प्रणाली मतलब 2-2 लोगों के शासन का सिस्टम लाया गया था। ठीक है, प्रोविंस के में। तो एक ऑप्शन है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, ये गलत लिखा हुआ है। इसके बाद लिखा हुआ है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ये ऑप्शन सही है। बाकी तो ये दोनों ही ऑप्शन भी गलत लिखे हुए हैं। तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के थ्रू जो प्रोविंस थी वहां पे डायरकी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था, मतलब वहां पे पावर जो थे वो 2 लोगों में बांट दिए गए थे। क्वेश्चन 20 लिखा हुआ है हु सेड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अलोन कैन प्रोड्यूस ए कॉन्स्टिट्यूशन इंडिजिनस टू द कंट्री and truly and fully representing the will of the people। पहले इसका हिंदी मतलब बता देता हूं। लिखा हुआ है ऐसा किसने कहा था, ये जो स्टेटमेंट है कि जो संविधान सभा या जो कॉन्स्टिट्यूएंट आपका असेंबली है, ये अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान मतलब लोगों की पसंद का जो संविधान है उसका निर्माण कर सकती है, तथा सही मायने में ये क्या होगा, पूरी तरह से लोगों की इच्छा जो है उसको रिप्रेजेंट कर सकती है, उसका प्रतिनिधित्व कर सकती है। तो इस तरह का जो स्टेटमेंट है, संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक ऐसा स्वदेशी संविधान बना सकती है, इंडिजिनस कॉन्स्टिट्यूशन बना सकती है जो लोगों का सही मायने में उनकी इच्छा को रिप्रेजेंट कर सके। तो जो इस तरह का जो स्टेटमेंट है ये किस पर्सन ने दिया था, हमको ये बताना है। और हमारे जो महात्मा गांधी थे उन्होंने इस तरह की स्टेटमेंट दी थी। तो 20th क्वेश्चन का ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन 21 लिखा हुआ है द ट्रांस बाउंड्री रिवर मेकोंग ऑफ साउथ ईस्ट एशिया डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन 21 में 4 कंट्रीज के नेम दिए गए हैं और यहाँ पे पूछा गया है, एक रिवर है मेकोंग रिवर, ये मेकोंग रिवर आपके चाइना से ओरिजिन होती है। तो ये आपके साउथ ईस्ट एशियन जो नेशन है उनमें से कई सारे कंट्रीज से पास होती है। तो यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि साउथ ईस्ट एशिया की ऐसी कौन सी कंट्री है यहाँ से मेकोंग रिवर पास नहीं हो रही है, तो कंबोडिया, वियतनाम, बांग्लादेश एंड लाओस। दोस्तों बांग्लादेश एक ऐसी कंट्री है जहाँ से मेकोंग रिवर पास नहीं होती है, ब्रह्मपुत्र रिवर पास होती है।
ठीक है, तो बाकी जो 3 ऑप्शन है वो सही है, लेकिन यहाँ पे जो सी ऑप्शन है ये वो ऑप्शन है जहां से मेकोंग रिवर पास नहीं होती है। क्वेश्चन 22 लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू दी 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द हाईएस्ट परसेंटेज फीमेल लिटरेसी रेट। मतलब हमको ये बताना है कि अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, मतलब 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग ये जो 4 स्टेट के नेम दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पे जो फीमेल हैं, ठीक है, हैज द हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट। मतलब जो महिलाएं हैं उनका लिटरेसी या जो उनकी साक्षरता है उसका जो रेट है परसेंटेज के अकॉर्डिंग सबसे हाईएस्ट है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, एक मिजोरम, गोवा, हिमाचल प्रदेश एंड महाराष्ट्र। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। मिजोरम एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे फीमेल लिटरेसी रेट इन परसेंटेज इज द हाईएस्ट इन कंट्री अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस। 2011 का जो जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग फीमेल लिटरेसी रेट परसेंटेज में मिजोरम में सबसे ज्यादा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। मतलब बोल रहे हैं कि 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग ऐसा कौन सा स्टेट है जहां पे जो जनसंख्या की वृद्धि दर है, मतलब ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन हाईएस्ट रही है। तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मेघालय, पंजाब। सी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। जो मेघालय है वहां पे हाईएस्ट ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन रहा है। क्वेश्चन 24 लिखा हुआ है द 90 डिग्री ईस्ट रिज इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओशंस। तो क्वेश्चन में बोला गया है 90 डिग्री ईस्ट रिज जो है, जो ओशंस के नेम दिए गए हैं, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट है? आर्कटिक ओशन, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन एंड डी ऑप्शन है यहाँ पे इंडियन ओशन, और करेक्ट ऑप्शन है आपका इंडियन ओशन। क्वेश्चन 25 लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग विंड पावर कैपेसिटी इन इंडिया। तो लिखा हुआ है कि जो इंडिया की जो पवन ऊर्जा है या जो विंड पावर है, तो उसके बारे में 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और ऑप्शन में बोला जा रहा है कि कौन सी बात सही नहीं लिखी हुई है। लिखा हुआ है विंड पावर कैपेसिटी इन इंडिया हैज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड। सही बात है, जो पवन ऊर्जा है वो इंडिया की जो कैपेसिटी है वो बढ़ गई है। सेकंड लिखा है गुजरात हैज अराउंड 22% ऑफ द टोटल विंड पावर कैपेसिटी इन ऑफ द कंट्री। ये बात भी सही है। लिखा है तमिलनाडु विंड पावर कैपेसिटी वाज अबाउट 24% ऑफ द कंट्री इन द ईयर 2021। देखिए स्टेटमेंट वाइज जो क्वेश्चन रहते हैं ये थोड़े से मैं इनको कठिन कैटेगरी में डालता हूं, क्योंकि यहाँ पे जो भी ऑप्शन होते हैं वो सारी बातें आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज आपके ऑप्शन गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो जो थर्ड ऑप्शन है तमिलनाडु विंड पावर कैपेसिटी वाज अबाउट 24% ऑफ द कंट्री इन द ईयर 2021। तो दोस्तों ये बात भी सही लिखी हुई है। अब लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश हैज थर्ड रैंक इन द कंट्री इन विंड पावर कैपेसिटी। अब लिखा हुआ है पूरे भारत देश में मध्य प्रदेश की थर्ड रैंक है पवन ऊर्जा के कैपेसिटी के मामले में। तो ये गलत बात लिखी हुई है दोस्तों, ये बात सही नहीं लिखी हुई है। क्वेश्चन 26 लिखा हुआ है यहाँ पे, ये 4 कंट्रीज के नेम दिए गए हैं और इनमें आपसे ये पूछा गया है कि ऐसी कौन सी कंट्री है जो लैंडलॉक है। लैंडलॉक्ड मतलब जो चारों तरफ से घिरी हुई है, किसी ओशन से कनेक्ट नहीं है। नेपाल नहीं, मैं गलत पढ़ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इन एशिया इज नॉट ए लैंडलॉक कंट्री। इसका मतलब यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो 3 जो कंट्री है वो लैंडलॉक है, लेकिन एक कोई कंट्री है जो कि लैंडलॉक नहीं है। नेपाल लैंडलॉक कंट्री है दोस्तों, लाओस भी है, भूटान भी है। थाईलैंड कुछ कुछ मूवीज में दिखाया गया है और शायद आपने देखा होगा, वहां पे ओशंस है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन 27 लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आयरन ओर इन इंडिया इज नॉट करेक्ट। फिर से ये बताना है कि जो आयरन ओर है उसके बारे में 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और इनमें से हमें ये बताना है कि इंडिया में जो आयरन ओर है तो उसके बारे में ये जो 4 ऑप्शन है इनमें से कौन सी बात सही नहीं है। लिखा हुआ है आवर कंट्री हैज मेनली हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट रिजर्व ऑफ आयरन ओर। ये सही बात लिखा हुआ है कि हमारी कंट्री में जो लोह अयस्क है या आयरन जो ओर है उसके हेमेटाइट और मैग्नेटाइट के जो रिजर्व है मेनली वही प्रेजेंट है। सही बात लिखी हुई है।
लिखा हुआ है अबाउट 80% ऑफ द टोटल रिजर्व ऑफ आयरन ओर ऑफ कंट्री आर लॉक्ड इन झारखंड एंड ओडिशा। ये तो सही नहीं लिखा हुआ है, 80% तो नहीं हो सकता, ये बहुत ज्यादा परसेंटेज लिखा है, तो ये बात गलत दी हुई है। थर्ड ऑप्शन लिखा हुआ है बेल्लारी, ये कर्नाटक में एक जगह है। बेल्लारी इज ए मेजर माइनिंग एरिया ऑफ आयरन ओर ऑफ कर्नाटका। ठीक है, तो ये बात सही लिखी हुई है कि मेजर माइनिंग एरिया है कर्नाटका का आयरन ओर के मामले में बेल्लारी, सही बात है। एंड द फोर्थ ऑप्शन लिखा हुआ है कि मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट हैज ए सिग्निफिकेंट प्लेस इन उड़ीसा इन टर्म्स ऑफ आयरन ओर। ठीक है, तो उड़ीसा का जो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट है तो उसका नाम भी सिग्निफिकेंट लिया जाता है आयरन ओर के मामले में, तो ये बात भी सही है। 27 का सॉरी बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 28 देख लेते हैं। लिखा है ड्यूरिंग द ईयर 2020-2021 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट इन द कंट्री। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सुबह का टाइम है और दोस्तों सब्जियां बिक रही हैं। चलिए क्वेश्चन 28 लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर 2020-21 2020-21 में ये जो 4 स्टेट हैं इनमें से लिखा हुआ है कि कौन सी कंट्री में, हमारी कंट्री में जो मूंगफली है उसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा स्टेट रहा है अकॉर्डिंग टू 2020-21। क्वेश्चन 28 ओके, ऑप्शन देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान एंड तमिलनाडु। तो दोस्तों बी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। गुजरात जो मूंगफली है उसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन 29 लिखा हुआ है द एटलस माउंटेन आर लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट। तो लिखा हुआ है कि किस महाद्वीप में आपका जो एटलस माउंटेन है वो लोकेटेड है। तो ये तो पता होगा आपको, अफ्रीका करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। 29 का ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन 30 लिखा हुआ है सुंदरवन आर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। लिखा हुआ है कि सुंदरवन जो वन है ये किस तरह के वन है, किस टाइप ऑफ फॉरेस्ट है। तो पहला ऑप्शन लिखा हुआ है कि ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। ठीक है, तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, तो ये नहीं होता है। अल्पाइन फॉरेस्ट भी नहीं होता है। सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट, तो ये भी गलत बात है। आपको पता होगा सुंदरवन आपके बे ऑफ बंगाल और बे ऑफ बंगाल नहीं सॉरी आपके वेस्ट बंगाल एरिया में या बांग्लादेश पे सबसे बना ये डेल्टा क्षेत्र है सुंदरवन। ठीक है, मंगरूव के लिए बहुत ज्यादा फेमस है सुंदरवन। तो वहां पे यहाँ पे जो फॉरेस्ट है ये लिटोरल एंड टाइडल फॉरेस्ट है यहाँ पे सुंदरवन एरिया। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा खास तौर से। 30th का डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 31 लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वर्चुअल असिस्टेंट। ठीक है, तो वर्चुअल असिस्टेंट जो होते हैं, जैसे आप मोबाइल चलाते हैं तो या कोई भी डिवाइस चलाते हैं आजकल डिजिटल वाले, तो कहीं वहां पे ऑटोमेटिक आवाज आती है हेलो सर मे आई हेल्प यू लाइक दिस। तो यहाँ पे वर्चुअल, इन्हीं को वर्चुअल असिस्टेंट बोलते हैं। तो बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वर्चुअल असिस्टेंट। इसे हिंदी में बोलते हैं आभासी सहायक। तो कौन सा नहीं है? अलेक्सा सही है, कॉर्टाना भी होता है, सीरी भी होता है। डी ऑप्शन लिखा है कॉर्टेसा, ये ऑप्शन गलत दिया हुआ है दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन 32 लिखा हुआ है विच डिस्क्रिप्शन इन इज अप्रोप्रिएट अमंग द फॉलोइंग फॉर ई गवर्नेंस। लिखा हुआ है कि यदि हम ई गवर्नेंस के बारे में बात करें तो ऐसी कौन सी बात है, ठीक है, जो अप्रोप्रिएट है, मतलब सही बात की गई है कि ई गवर्नेंस के बारे में। ई गवर्नेंस क्या होता है या क्या मकसद होता है, तो ये 4 ऑप्शन में से कौन सी बात सही लिखी हुई है। पहला लिखा हुआ है टू इंगेज, इनेबल एंड एम्पावर द सिटीजन। मतलब ई गवर्नेंस का गवर्नमेंट का मकसद ये है कि नागरिकों से जो है उनको इंगेज करना है, इनेबल मतलब उन्हें सक्षम बनाना है, एम्पावर करना है मतलब उनको पावर देनी है ई गवर्नेंस के थ्रू। तो ये बात सही लिखी हुई है। दूसरा लिखा है टू प्रोवाइड फेयर एंड अनबायस्ड डिसीजन टू दी सिटीजन। मतलब लिखा है कि जो नागरिक हैं उनको उचित और पक्षपात भी निर्णय देना, तो ये तो नहीं है। सी लिखा है टू प्रोवाइड टेक्नोलॉजी ड्रिवन गवर्नेंस, तकनीक पे आधारित उनको शासन व्यवस्था देना। ठीक है, तो ये बात भी यहाँ पे सही नहीं है। और लास्ट लिखा हुआ है टू इंश्योर पीपल्स फेथ इन ई कॉमर्स। अब ई कॉमर्स में लोगों का भरोसा बढ़ाना है, तो ये बात भी ई गवर्नेंस का मकसद तो नहीं होता है। कम से कम ई गवर्नेंस का मतलब होता है कि जो सिटीजन्स हैं उनके साथ एंगेज करना, उनको इनेबल करना और उनको एम्पावर करना, नागरिकों को नियुक्त करना, सक्षम करना या उनको अधिकार देना, ये सारी बातें
ई गवर्नेंस के लिए अप्रोप्रिएट ऑप्शन लिखा हुआ है। ठीक है, तो 32 का क्वेश्चन का ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 33 लिखा हुआ है फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, जो कृत्रिम इंटेलिजेंस होती है, फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इसके पप्पा कौन है, फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, जॉन मैकार्थी। ठीक है, ये आपको बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, पता होना ही चाहिए एज आई थिंक। क्वेश्चन 34 लिखा हुआ है द फीचर्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी इज आर, मतलब यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी के बारे में 4 बातें दी गई हैं और बोला गया कि इनमें से कौन सा साइबर सिक्योरिटी का फीचर है। ठीक है, 34 सबसे पहला ऑप्शन लिखा है कंप्लायंस, मतलब अनुपालन। बी लिखा हुआ है डिफेंस अगेंस्ट इंटरनल थ्रेट। ठीक है, तो आंतरिक खतरों से प्रतिरक्षा। थर्ड लिखा है थ्रेट प्रिवेंशन या खतरे की रोकथाम। एंड डी लिखा है ऑल ऑफ दी एबव, मतलब सारी बातें सही लिखी हुई है। अब दोस्तों कंप्लायंस भी सही लिखा हुआ है यहाँ पर, डिफेंस अगेंस्ट इंटरनल थ्रेट, साइबर सिक्योरिटी के ये मैं मकसद बता रहा हूँ आपको। ठीक है, थ्रेट प्रिवेंशन, ठीक है, कोई भी खतरा है तो उसको भी रोकना, तो ये सारी बातें इस तरह से सही लिखी हुई हैं, यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 35 लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग डायोड इज यूज्ड इन अल्ट्रा हाई स्पीड स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है कि किस तरह का डायोड यूज किया जाता है। ठीक है, अल्ट्रा हाई स्पीड डायोड स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, मतलब कौन सा अत्यंत उच्च गति स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में प्रयोग किया जाता है, कौन सा डायोड यूज किया जाता है। 4 ऑप्शन है जेनर डायोड, वैरेक्टर डायोड, टनल डायोड एंड शॉटकी डायोड। डी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो शॉटकी डायोड अल्ट्रा हाई स्पीड डायोड होता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में स्विचिंग में यूज होता है। ओके, 36 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बायस, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पक्षपात का सोर्स नहीं है। ऐसी कौन सी चीज है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पक्षपात का सोर्स नहीं हो सकती। ए ऑप्शन लिखा हुआ है यहाँ पर डाटा सही है, अल्गोरिथम सही है, पीपल सही है, एबिलिटी। दोस्तों ये जो 36 का है ये डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। एबिलिटी इज नॉट ए सोर्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बायस, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन 37 विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक कैन नॉट बी यूज्ड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो इनमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं तो वहां पे ऐसा कौन सा तरीका या कौन सी ऐसी टेक्निक है जो यूज नहीं करी जा सकती इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करने के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करने के लिए कौन सी टेक्निक को आप यूज नहीं करी जा सकती है। चलिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहला लिखा हुआ है यहाँ पे थर्मल एक्साइटेशन हो सकता है, इम्पैक्ट आयनाइजेशन ये भी हो सकता है, फोटो एक्साइटेशन ये भी हो सकता है, इम्प्योरिटी इंजेक्शन ये सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 37 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 38 लिखा हुआ है विच डायमेंशन ऑफ ई कॉमर्स इनेबल्स कॉमर्स बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ कंट्री, मतलब ई कॉमर्स की ऐसी कौन सी डायमेंशन है जो देश की सीमाओं से परे जो ई कॉमर्स है उसको सक्षम बनाता है, इनेबल बनाता है। तो ऐसी कौन सी चीज है जिसके कारण हम ये बात बोल सकते हैं। रिचनेस, इंटरएक्टिविटी, ग्लोबल रीच या यूबिक्विटी। दोस्तों ग्लोबल रीच यहाँ पे सही ऑप्शन है। ई कॉमर्स की ग्लोबल रीच एक ऐसी डायमेंशन है जो इनेबल करती है कॉमर्स को बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ कंट्री, मतलब दूसरी कंट्रीज में भी ये जो व्यापार है और ज्यादा फैल सकता है, तो इसको ग्लोबल रीच करेक्ट ऑप्शन होगा। 39th क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ रोबोट्स, रोबोट्स का कौन सा एडवांटेज नहीं है। सबसे पहला ऑप्शन लिखा है दे कैन असिस्ट ह्यूमंस विद अ डिसेबिलिटी। ठीक है, कोई अपंग है तो उसको असिस्टेंट दे सकता है आपका रोबोट, सही बात है। दे कैन रिप्लेस जॉब्स, ये बात भी सही लिखी हुई है। दे कैन यूज इन डेंजरस एनवायरमेंट, ये बात भी सही है।
दे डू नॉट गेट टायर्ड और रिक्वायर ए ब्रेक। ये बात भी सही है दोस्तों, बातें तो सारी सही लिखी हुई हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सी बात ऐसी है जो आप रोबोट के एडवांटेज के तौर पर कंसीडर नहीं कर सकते। दे कैन रिप्लेस जॉब्स। दोस्तों ये बात तो सही नहीं है, हमारी कंट्री में वैसे भी जॉब के क्राइसिस चल रहे हैं, और यदि रोबोट आने पे जॉब रिप्लेस हो रहे हैं तो हम इसको एडवांटेज के तौर पे तो नहीं मानेंगे कम से कम। हाँ, ये डिसएडवांटेज है रोबोट का। चलिए क्वेश्चन 40 लिखा हुआ है, व्हाट इज सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। सोशल मीडिया अनुकूलन या ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहला ऑप्शन लिखा हुआ है, इजीली क्रिएटिंग पब्लिसिटी बाय सोशल नेटवर्क्स। तो सही बात है ये। राइटिंग क्लियर कंटेंट, क्रिएटिंग शॉर्ट कंटेंट विच इज इजीली इंडेक्स्ड, और डी ऑप्शन लिखा है, क्रिएटिंग कंटेंट फॉर हायरिंग पीपल इन सोशल नेटवर्किंग। दोस्तों यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है, इजीली क्रिएटिंग पब्लिसिटी बाय सोशल नेटवर्क्स। इसी को सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन या सोशल मीडिया अनुकूलन बोलते हैं। क्वेश्चन 41 लिखा हुआ है, निर्मल वर्मा अवार्ड इज गिवन बाय मध्य प्रदेश कल्चर डिपार्टमेंट इन विच फील्ड। मतलब जो निर्मल वर्मा अवार्ड है मध्य प्रदेश का जो संस्कृति विभाग है उसके द्वारा दिया जाता है, तो ये किस फील्ड में आपको दिया जाता है ये आपको बताना है। सबसे पहला लिखा हुआ है, सोशल सर्विस इन ट्राइबल एरिया। मतलब कोई पर्सन है जिसने सोशल सर्विस करी हुई है आदिवासी एरिया में। गलत है, सॉरी। डांस भी गलत है, म्यूजिक भी गलत है। हिंदी लैंग्वेज प्रमोशन एंड डेवलपमेंट बाय एनआरआई। तो ये बात सही लिखी हुई है कि कोई भी प्रवासी है और वो हिंदी भाषा का प्रचार या विकास कर रहा है, तो उसके लिए निर्मल वर्मा अवार्ड मध्य प्रदेश का जो कल्चर डिपार्टमेंट है वो देता है। क्वेश्चन 42 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज द फर्स्ट इन इंडिया टू ऑफिशियली इंट्रोड्यूस ए मैस्कॉट नेम्ड भूर सिंह द बारहसिंगा। लिखा हुआ है कि भूर सिंह द बारहसिंगा एक आपका मैस्कॉट था, शुभंकर था। तो ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है जिसने इसको ऑफिशियली अनाउंस करा था? भारत का पहला ऐसा नेशनल पार्क था जिसने ये मैस्कॉट को अनाउंस करा था, इंट्रोड्यूस करा था। ठीक है, तो कान्हा नेशनल पार्क में ऐसा हुआ था, ये काफी फेमस बात है। ठीक है, बाकी तो सब बोल बच्चन है। पेंच नेशनल पार्क, बांधवगढ़ एंड सतपुड़ा, ये सारे गलत ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे। क्वेश्चन 43 लिखा हुआ है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर द फेमस ढोकरा आर्ट। अब दोस्तों ढोकरा आर्ट के बारे में आपको बताना है कि कौन सी बात यहाँ पे सही नहीं लिखी हुई है। सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे कि ये जो आर्ट है, भरेवा आर्ट जिसे हम बोल रहे हैं, तो ये ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ बैतूल के साथ एसोसिएटेड है। मतलब बैतूल में जो भरेवा आदिवासी जनजाति है तो उनसे जुड़ी हुई ये आर्ट है। सही बात है। दूसरा लिखा हुआ है, इट इज ए नॉन फेरस मेटल मोल्डिंग आर्ट। ठीक है, तो ये मेटल को मोल्डिंग आर्ट है, नॉन फेरस। ठीक है, मतलब जिनमें लोहा प्रेजेंट ना हो, नॉन फेरस मेटल जो होते हैं उनको मोल्ड करने की एक टेक्निक है। ये बात भी सही लिखी हुई है। लिखा हुआ है, इट इज ए डेकोरेटिव क्लोथ आर्ट एसोसिएटेड विथ मैरिज सेरेमनी। अब लिखा हुआ है कि मैरिज जो सेरेमनी होती है तो उनके साथ में ये डेकोरेटिव क्लोथ आर्ट है, तो ये बात गलत दी हुई है यहाँ पे। और डी ऑप्शन ऑल स्टेटमेंट आर ट्रू, तो वो भी ठीक है। तो दोस्तों ये ढोकरा आर्ट कपड़े से जुड़ा हुआ या मैरिज सेरेमनी के टाइम पे कपड़ों को सजाने से कोई जुड़ा हुआ नहीं है ढोकरा आर्ट। बाकी सारे ऑप्शन सही दिए हुए हैं। क्वेश्चन 44 लिखा हुआ है, विच among the following stupa gateway depicts the pilgrimage to the Bodhi tree by Ashoka with his 2 queens। मतलब लिखा हुआ है कि कौन सा ऐसा स्तूपा है जिसका जो गेटवे है या तोरण द्वार है वहां पे ये डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ऐसा डिपिक्ट किया गया है कि जो अशोक थे उन्होंने अपनी जो दोनों रानियां थी उनके साथ में बोधि वृक्ष तीर्थ यात्रा करी थी। तो 4 स्तूपा के नेम दिए गए हैं और आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा स्तूपा है जिसके गेटवे पे ऐसा डिपिक्ट किया गया है, ऐसा बताया गया है कि जो सम्राट अशोक थे उन्होंने अपनी 2 रानियों के साथ में बोधि ट्री ट्रेवल करा था। दोस्तों बाकी सारे जो स्तूपा हैं वो तो डेवलप ही नहीं है, पहली बात। ठीक है, सांची का एक स्तूपा ऐसा है जहां का जो गेटवे है उस पर काफी सारा डिपिक्शन है, यदि आपने देखा हो तो इस तरह से। जो क्वेश्चन 44 है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन 45
लिखा हुआ है द फेमस फ्रीडम फाइटर भागीरथ सिलावट, सादत खान एंड वंश गोपाल वर एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी भागीरथ सिलावट, सादत खान और वंश गोपाल के बारे में पूछा जा रहा है कि ये किस एरिया से बिलोंग करते थे। और दोस्तों यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बी है, ये इंदौर से बिलोंग करते थे जो तीनों पर्सनैलिटी हैं। क्वेश्चन 46 लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट। लिखा हुआ है साकेत रामायण कला संग्रहालय ओरछा, तो हमें इनकरेक्ट बताना है। तो रामायण कला संग्रहालय ओरछा तो सही बात है, ओरछा राम जी से जुड़ा हुआ है तो ये ऑप्शन सही है। प्रेमचंद सृजन पीठ, यहाँ पे विक्रम यूनिवर्सिटी और वहां पे प्रेमचंद सृजन पीठ है तो ये बात भी सही है। मुक्तिबोध सागर, ठीक है, तो ये बात भी सही लिखी हुई है। नेक्स्ट लिखा है तुलसी सो संस्थान भोपाल, तो ये सही नहीं लिखी हुई है दोस्तों, तो यहाँ पे ये जो डी ऑप्शन है ये गलत दिया हुआ है, ये आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन 47 लिखा हुआ है हु अमंग द फॉलोइंग अरब राइटर्स हैज गिवन द डिस्क्रिप्शन ऑफ कल्चरल रूलर गंगदेव एंड हिज कैपिटल त्रिपुरी। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ऐसा कौन सा अरब राइटर था जिसने ऐसा डिस्क्रिप्शन दिया था कि कल्चरी शासक जो गंगेदेव था और उसकी राजधानी जो थी वो त्रिपुरी थी। तो ऐसे किसने लिखा हुआ है, ऐसा कौन सा अरब राइटर ने लिखा हुआ है? तो दोस्तों ये आपके अलबरूनी ने लिखा हुआ है। ठीक है, 47 का सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 48 लिखा है पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र वाज द चीफ एडिटर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर। लिखा हुआ है कि पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र इनमें से 4 न्यूज़पेपर में से कौन सा ऐसा न्यूज़पेपर है जिसके चीफ एडिटर रहे थे? तो सूर्योदय, प्रभा, लोकमत एंड संध्या, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन 49 देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है धर्म राजेश्वर मॉन्यूमेंट इज रिलेटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट सिटी। ठीक है, तो धर्म राजेश्वर जो स्मारक है ये किस सिटी से बिलोंग करता है? पहला ऑप्शन है दशपुर, बेसनगर, महिष्मती एंड अवंती। तो दोस्तों यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है, दशपुर मंदसौर में ये धर्म राजेश्वर मॉन्यूमेंट रिलेटेड है। क्वेश्चन 50 और आज का लास्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है आनंद सिंह श्याम एंड धनंजय बाई आर आर्टिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ट। ठीक है, तो ये जो 2 पर्सनैलिटी हैं लिखा हुआ है ये किस टाइप के आर्ट से बिलोंग करते हैं? आनंद सिंह श्याम एंड धनंजय बाई, ये जो कलाकार हैं आर्टिस्ट हैं तो ये किस फॉलोइंग आर्ट से बिलोंग करते हैं? ढोकरा आर्ट गलत है, गॉन पेंटिंग ये सही लिखा हुआ है, पिथौरा पेंटिंग ये भी गलत है और आपका बाग प्रिंटिंग ये भी गलत है। तो दोस्तों यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है 50th का। दोस्तों अभी 50 क्वेश्चन रह गए हैं और वो भी हम डिस्कस करेंगे सेकंड पार्ट में। अभी वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है इसलिए मैं इसको रोक रहा हूँ, इसका एक सेकंड पार्ट भी आएगा। और फिलहाल के लिए बस इतना ही, हमने MPPSC 2022 के 50 क्वेश्चन डिस्कस करे, नेक्स्ट 50 क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे सेकंड पार्ट में। फिलहाल के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।